एक लड़का 5 साल की उम्र में अपने माँ बाप को मुंबई के महाराष्ट्र से लेकर फरीदाबाद आता है। फरीदाबाद की एक कॉलोनी में आता है जो हाई फाई सोसाइटी होती है, सोसाइटी में आता है। वहां पर आकर वो कहता है कि मैं इस घर का बेटा हूं, लेकिन वहां से उस लड़के का भाई ये कहकर धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं कि कहाँ गरीब गुंडे हमारे घर में घुसे आ गए हो, तुम्हारी औकात भी है इतने बड़े घर की जो तुम इस घर में मुंह उठाए चले आ गए हो। जब ये बात उस लड़के के माँ बाप सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत उस घर को या इस फरीदाबाद शहर को छोड़ देना चाहते हैं और यहाँ से अपने बेटे को कहीं दूर ले जाना चाहते हैं जहां पर वो रहते हैं। आखिरकार ये मामला क्या था? क्यों एक परिवार जो अपनी अमीरी के घमंड में इतना अंधा हो जाता है कि अपने घर के बेटे को ही नहीं पहचान पाता? आखिरकार उनके घर का बेटा मुंबई महाराष्ट्र कैसे पहुंच गया? क्या ये घटना होती है, कहां से शुरू होती है? और इसमें बहुत रोचक किरदार हैं दोस्तों। आपको समझ में आएगा कि जिंदगी क्या है। हम जो गलतियां करते हैं, फिर हमें क्या पता दूसरे जन्म में शायद हम किसके घर पैदा हों, कहां पर पैदा हों। ये कर्मों के आधार पर होता है कि आप एक अच्छे खानदान में जाओगे या एक बुरे परिवार में जाओगे या गरीब परिवार में जाओगे या अमीर परिवार में जाओगे। अब ये तो बहुत सादा सिंपल समझने वाली बात है कि हमारे कर्मों के आधार से ही हमें जन्म मिलता है, वरना अगर कर्मों के आधार नहीं होते तो हम अपनी मर्जी से सेठ मुकेश अंबानी के घर भी तो पैदा हो सकते थे। हमारी मन की मर्जी चले तो भाई हम तो सीधा कहते हैं कि हम तो वहीं पर पैदा होंगे। साइंस भी अगर बिना कर्मों का कोई खेल होता तो साइंस भी कह देती कि भाई हम तो उस सेठ के घर जन्म लेंगे, हम क्यों मरें, हम क्यों भाई एक मिडिल क्लास फैमिली में। मैं खुद कह देती कि भाई मुझे तो ऐसे घर में पैदा करो जहां मैं ठाट बाट से बैठ कर खाऊं, क्यों मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हूं। तो मतलब ये बात तो आपको माननी होगी और तय है कि कर्मों के आधार पर हमें जन्म भी मिलता है और एक अच्छा कुल भी मिलता है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा है। नहीं, हाँ, हम एक बात बहुत अच्छे से तर्क से कहते हैं कि ये सब कुछ इंसान ने बनाए, लेकिन अब आप एक बात भी तो सोचो कि हमारे हिसाब से सब कुछ चलता, अगर हमारे हिसाब से सब कुछ चलता तो तुम सब में से पहले मैं कहती कि भाई मुझे तो एक ऐसे घर में पैदा करो जहां पर मतलब बिस्तर से उठकर काम भी ना करना पड़े। कौन चाहेगा कमाना? कोई कमाना अच्छा नहीं लगता। हर किसी को अपना देह तोड़ना या अपने कर्म से चलना, अच्छे कर्म करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ललक होती है कमाने की, लेकिन सब कोई नहीं चाहता। और जिनको ललक कमाने की होती है उनको सामने वाले को देखकर वो ललक लगती है कि हम भी ऐसी ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। आज के युग में कोई कमाना नहीं चाहता। तो सोच समझ कर अपने कामों को कीजिए, अपनी बातों पर विचार कीजिए कि हमारे साथ क्या चल रहा है। हम किसी के हाथ की तो कठपुतली हैं जो हमें नचा रहा है। केवल तुम नाच रहे हो लेकिन पहचान नहीं रहे हो। अपने मालिक के प्रति तुम वफादार नहीं हो। ये मैं दावे के साथ कैसे कह देती हूँ? क्योंकि मुझ में हिम्मत है, एक जिगरा है सच बात कहने का। भाई सच है, बताओ कहाँ पर झूठ है, क्या है? फिर अगर तुम लोग अपने आप को बेहतर और बेहतरीन मानते हो तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि जो ये लोग तर्क देते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं, कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो चलो भाई मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम एक अमीर परिवार में पैदा होते, तुम काहे को हो एक गरीब परिवार में पैदा? तुम ऐसे परिवार में क्यों पैदा हुए जहां पर तुम्हें काम करना पड़ रहा है? तुम ऐसे परिवार में पैदा हो जहां पर तुम बैठकर खाओ, तुम्हारे एक ऑर्डर पर 1000 सामान तुम्हारे सामने आ जाएं। ऐसी फैमिली में जन्म लो अपनी मर्जी से। तो इसको नहीं नकारा जा सकता। जो सत्यता है वो सत्यता है। आत्मा अजर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। केवल वो कपड़ों की तरह, वस्त्र की तरह अपने शरीर बदलती है। ये हम रोते हैं, विलाप करते हैं। इस जन्म में हम एक परिवार हैं, अगला जन्म हम जाने कहां ले ले। कौन रिश्ते नाते? इस जन्म में मैं इस परिवार की हूं, अगले जन्म में मैं किसी और परिवार की हो जाऊंगी। छोटी सी बात है और जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर ये सब कुछ समझ लोगे तो। मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। अब चलो आपको कहानी पर लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरी जो भावनाएं हैं वो मैं उनमें बह जाती हूँ और कहीं ना कहीं बहुत दूर तक पहुंच जाती हूँ। और आपको शायद मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी कि हमेशा अपना ही थोपती रहती है हम पे। तो चलो आपको कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के महाराष्ट्र से, जहां पर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम अजय होता है। अजय 1988 में
ये जन्म लेते हैं। जन्म इनका 1988 में हो जाता है। होने के बाद ये अपने परिवार में बहुत खुश रहता है। कोई भी जिंदगी में कमी नहीं रहती, जिंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन ऐसे घर में जन्म लिया था कि जहां पर आपको कमाना ही है, काम ही करना है, कर्म प्रधान है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको और कुछ भी मतलब खाने पीने की घर में कमियां पड़ने लग जाएंगी। अगर आप कमाओगे नहीं, आपको अच्छे से कमाना है। अब ये लड़का ऐसे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। 1988 में पैदा हुआ था, धीरे धीरे ये बड़ा होता है। जब ये 1 साल का हो जाता है तो ये सोता सोता एकदम चिल्लाकर उठता है कि मुझे मत मारो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे नहीं मार सकते। तो माँ भागकर इसे अपने आंचल में छुपा लिया करती कि हाय मेरे लाल को कौन मार रहा है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी माँ डंडा लेकर यहाँ पर बैठी है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता मेरे बेटे, तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसकी माँ इसको दिलासा देती है। ये बच्चा 2 साल का होता है और 2 साल का होने के बाद कहता है कि माँ तुम मेरी माँ हो, लेकिन मेरी माँ मुझे दिखाई देती है कि मैं तो फरीदाबाद का हूँ, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। माँ कहती है कि नहीं बेटा, हम तो कभी उस तरफ गए भी नहीं हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं और तू वो सारी बातें भूल जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लड़का रट लगाता है कि हमारे पास तो बहुत पैसा था, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत अच्छे उसमें रहते हैं। जब उस टाइम तो मतलब सोसाइटी भी नहीं रहा करती, मतलब ये बहुत नामी खामी खानदान था, बहुत अच्छे घर में थे, पैसों की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों सेठों ने पहले ही गांव छोड़ दिए थे, पहले ही हवेलियां छोड़ दी थी। देश जब आजाद हुआ था तो उन्होंने रुख शहरों की तरफ कर लिया था, आप लोगों को भी पता है, इससे आप अनजान नहीं हैं। वो कहता है कि माँ मैं तो वहीं पर जाऊंगा, मैं फरीदाबाद जाऊंगा और मेरा पास मेरा घर है और मैं वहां पर जाऊंगा और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा तो नाम संदीप है, मैं तो संदीप नाम का हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। और माँ तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत अच्छे घर से परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। यहाँ पर माँ अपने बेटे को समझाती है, फिर उसे दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाती है कि साहब हमारे बेटा ऐसी ऐसी बातें करता है इधर उधर की, हम जहाँ पर गए नहीं हैं ये वहाँ की बातें करता है, ये बातें ठीक नहीं है, हम इसको कहाँ लेकर डोलेंगे, हम तो कमाने वाले मेहनत मजदूरी वाले इंसान हैं, हम तो यहीं पर रहेंगे और हम इसको नहीं चाहते कहीं पर ले जाना, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा है, घर में और कोई बच्चा नहीं है और हमने पैदा नहीं किया है। 2 साल की उम्र में ये सब कुछ कर रहा है, ये जाने की जिद करता है, हम इसको नहीं भेज सकते। डॉक्टर साहब यहाँ पर इस अजय का चेकअप करते हैं। अजय का जब चेकअप किया जाता है तो नॉर्मल बातें पाती हैं, कोई बीमारी ही नहीं है जिसकी उसे दवा दी जाए। यहाँ पर डॉक्टर कह देते हैं इनको कोई बीमारी नहीं है, आप निश्चिंत होकर अपने बेटे की परवरिश कीजिए। लेकिन सपनों में डरना और कोई मुझे मार रहा है ये इसका बढ़ता जा रहा था। अब माँ इसको 2.5 साल की उम्र में किसी बाबा के पास लेकर जाती है कि बाबा हमारा बच्चा ये करता है। तो बाबा ने कह दिया कि इसके ऊपर फलानी आत्मा है, ढिकेनी आत्मा है, बहुत सारे वो ताबीज बांधता है, लेकिन उनसे भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये एकदम से जाग कर खड़ा हो जाता और कहता कि मुझे मेरे भाई ने ही मारा है, मेरा भाई मुझे मार रहा है, माँ मुझे बचाओ, मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ को लिपट जाया करता है। धीरे धीरे 3 साल का हो जाता है। 3 साल तक इसकी इतनी ज्यादा ये बातें बढ़ चुकी थी कि ये कहता है कि मैं उन लोगों से बदला लूंगा, मैं उन लोगों से जरूर बदला लूंगा, उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, वो मुझे ऐसे कैसे मार सकते हैं, माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, माँ बाबूजी को तो कुछ पता ही नहीं है कि मुझे मारा गया है। यहाँ पर ये सब बातें करता है। इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है, पति से लड़ाई करती है कि मैं कब तक इसको बर्दाश्त करूं, ये हमेशा इसी बात को कहता है कि मुझे किसी ने मारा है। कोई भाई अपने भाई को मार सकता है? इसको अजीब सपने आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ बाप बिल्कुल भी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। दूर दूर तक इनको कोई ख्याल नहीं था कि हमारे बच्चे का भी पुनर्जन्म हो सकता है, कोई भी मन में ऐसा विचार नहीं होता। अब ये लड़का 4थी साल में चल जाता है, 3 साल का होके 4थी साल में चल जाता है, 3.5 साल का हो जाता है, मतलब 4थी साल पूरी होने को हो जाती है। अब ये यहाँ पर और ज्यादा हद से ज्यादा घर में मतलब रोता है, विचार करता है कि हम तो बहुत अमीर थे, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, पुराने जमाने में हमारे पास उस टाइम गाड़ी थी, मेरा बाबा व्यापारी है, फलान ये चीजें, वो घर में पूरी लड़ाई करता है। अब यहाँ पर माँ बाप बहुत दुखी हो चुके थे, क्योंकि बचपन से ही ये सब कुछ चल रहा था। ये लड़का 5वीं साल में चल जाता है। जब ये 5वीं साल में चलता है, अब तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा हद कर देता है। हद ऐसी होती है कि इसने बिल्कुल एक दिन खाना पीना छोड़ दिया
और ये बहुत कमजोर था अपनी उम्र के बच्चों से। कहता है कि या तो मुझे मेरे घर लेकर जाओ या मैं खाना नहीं खाऊंगा। 3 दिन तक अन्न को हाथ नहीं लगाता है। माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। तो इसका जो पिता होता है वो किसी से पैसे उधार लेता है। पैसे उधार लेने के बाद अब यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र से आने की तैयारी होती है फरीदाबाद में। जब ये लोग फरीदाबाद में आते हैं और फरीदाबाद में आने के बाद इस लड़के को छोड़ दिया जाता है और इन लोगों ने एक व्यवस्था की थी रिक्शा की, जिस पर बैठकर ये लड़का खुद रास्ते बताता है और रास्ते बताने के बावजूद ये वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इसका पिछला जन्म था। अब वहां पर ये पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा घर था, वो बहुत ही बड़ा घर होता है। घर वाले उस घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाहर एक व्यक्ति खड़ा था उस घर की निगरानी के लिए जो रखा जाता है। तो यहाँ पर माँ बाप कहने लगते हैं कि बेटा, इतने बड़े घर की तू बात कर रहा है और तूने हमें कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या तू सच में ही यहाँ का रहने वाला है? तो वो कहता है कि हाँ माँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मेरे ही भाई ने मुझे मरवाया है। अब ये बात सुनकर ये घर वाले थोड़े से डर जाते हैं और कहते हैं कि तूने ये बात हमें घर क्यों नहीं बताई, जो तू ये बातें अब बता रहा है। वो कहता है कि कोई बात नहीं माँ, मैं अपने माँ बाप से तो मिल सकता हूँ। यहाँ पर जब 5 साल का लड़का अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो जो व्यक्ति गार्ड जिसको हम बोलते हैं वो इन्हें अंदर नहीं जाने देता है। कहता है कि इन लोगों से मिलना है तो उन लोगों को मैं यहीं पर बुलाकर लेकर आता हूँ। जब यहाँ पर इस लड़के का भाई, जो आज मतलब कि बेटी बेटों का हो रहा था, नाती पोतों का हो रहा था, वो आता है और उसके सामने आकर ये कहता है कि मैं तुम्हारा संदीप हूँ। संदीप भाई जो 16 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया था। अब एक बात बताइए, वो व्यक्ति बाहर इनसे मिलने के लिए आता है जो उस कोठी का मालिक होता है। बिल्कुल एक कोठी नुमा घर होता है। ये तीनों जने घर के बाहर खड़े होते हैं। ये लड़का सामने से उस व्यक्ति को देखकर, जो कि आज नाती पोतों का लग रहा था, ये उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी इसको गार्ड पकड़ता है और ये जब वो व्यक्ति पास आता है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जो 1976 में मर चुका था। 16 साल मेरी उम्र होती है और मुझे मॉम डैड से मिलना है, मम्मी पापा से मिलना है। लेकिन ये व्यक्ति इसकी तरफ घूरने लगता है और इनको धमकाने लगता है कि तुम जैसे फटीचर क्या हमारे घर के बच्चे हो सकते हैं? मेरा भाई मरे हुए काफी दिन हो गए हैं, मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? और इस बच्चे से तो ये व्यक्ति कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके माँ बाप को बहुत सारी डांट सुनाता है दरवाजे पर और कहता है कि भूखे नंगों को कुछ और काम नहीं है जो यहाँ पर आकर ये हरकत कर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो? तुम एक मनगढ़ंत कहानी बनाओगे और मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? क्योंकि दोस्तों, ये व्यक्ति क्यों कहेगा कि हाँ तुम मेरे भाई हो, क्योंकि इसी व्यक्ति ने तो अपने भाई को अपने हाथों से मरवाया था। अब यहाँ पर ये व्यक्ति आज जो जी रहा है अजय, ये बिल्कुल भी उनकी जानकारी नहीं देता है, क्योंकि इसने जो इसकी मृत्यु जब हुई थी उसके बाद इसने शायद कहीं ना कहीं यमराज से भी इनकी मुलाकात हुई थी, यमराज के पास भी ये जाता है। तो इसने अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि इनके साथ जो कुछ करेगा वो ऊपर वाला करेगा, भाई वो क्यों पहचानेगा। और ये व्यक्ति जो यहाँ पर पिछले जन्म में 16 साल के संदीप का बड़ा भाई होता है, वो इन्हें धक्के देकर गार्ड से घर से बाहर निकलवा देता है, कोठी से कह देता है कि इनको सड़क पर फेंको और दोबारा इसको अंदर मत आने देना। दोस्तों, ये 5 साल का बच्चा बहुत गुस्से में आता है, कहता है कि मैं तेरा ही भाई हूँ, तो कितना नकार सकता है, क्योंकि तुमने मुझे मारा है ना। ये बातें गार्ड सुन रहा था। गार्ड भी सुनकर हैरान हो जाता है। पता चलता है कि दूसरे दिन गार्ड भी उनकी नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि गार्ड इनकी सारी बातें सुनता है और गार्ड ऐसी चीजों पर विश्वास किया करता। गार्ड कह देता है कि ऐसे इंसान के साथ या ऐसे इंसान के घर पर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये परिवार सारी समस्या इस गार्ड को बताता है। अब यहाँ से माँ बाप को बहुत जोर से गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि इतने भी ये लोग गरीब नहीं होते हैं। इन्हें बहुत गुस्सा आता है कि इनके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये अपने 5 साल के बेटे को समझाते हुए और 2 छापड़ उसके चेहरे पर लगाते हैं, गाल पर, कहते हैं कि इतनी बेइज्जती हमारी हो चुकी है, इससे तुझे सब्र नहीं आया? जब वो लोग तुम्हें पहचान ही नहीं रहे तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? ये लड़का रोने लगता है, कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा। 5 साल का अजय पैरों को जमीन पर मारने लगता है। पूरी कहानी गार्ड को बताई जाती है
और यहाँ से ये मायूस होकर इस शहर से दोबारा मुंबई महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। ये वहां पर जाते हैं। अब ये लड़का वहां पर खाना नहीं खाता है, लेकिन अब इसकी जिद को नहीं माना जाता है, क्योंकि ना ही तो इनके पास कोई सबूत था, ना ही कोई ऐसी बात थी। दूसरा जन्म हो चुका था, किसी से जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। अब ये अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। धीरे धीरे ये लड़का जो अजय है बड़ा होता है और ये दुनियादारी को और अच्छे से समझता है। यहाँ पर ये लड़का बताता है कि मरने के 12 साल तक मैं प्रेत योनि में रहता हूँ। मरने के तुरंत बाद जैसे ही मेरे भाई ने मुझे मारा और मुझे धोखे से मेरे भाई ने मारा। अब यहाँ पर माँ बाप पूरी कहानी जानना चाहते हैं। वो वहां से बेइज्जत होकर आए थे। जब इस लड़के से, जिसका नाम अजय होता है, ये पूरी कहानी बताता है, कहता है कि हम 2 भाई होते हैं। माँ, मेरा नाम संदीप होता है। मैं 16 ही साल का था। भाई मुझसे बड़ा होता है और भाई की मेरे सामने ही शादी हो जाती है। मेरी 16 साल उम्र होती है, लेकिन मेरी जो भाभी होती है वो बहुत तेज होती है। भाई मेरा आपने देखा है कैसा है, गुस्से वाला है। इसको पैसे से बहुत प्यार था और ये बहुत लालची होता है। जब इसको एहसास होता है कि ये सारी प्रॉपर्टी छोटा भाई लेगा, तो मेरे भाई ने खुद ही मुझे अपने साथ ले जाता है और मुझे जान से मार देता है। मेरी गर्दन को दबाता है। जो मेरी गर्दन पर ये निशान है, ये इसी के दिए हुए निशान है। इसी वजह से ये बौखला गया था जब मैंने इससे ये कहा था कि मैं दोबारा आ गया हूँ, और यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि माँ बाप इस दुनिया से मेरे जा चुके हैं। जब मैं प्रेत योनि में रहता हूँ तो मेरे माँ बाप थे और यहीं पर रहते थे। और ये बताता है कि जहां पर हमारी कोठी बनी हुई है, जब मैं मरा था और प्रेत योनि में रहता हूँ, जब तो ये यहाँ पर बहुत खाली जगह थी। अब तो यहाँ पर सब कुछ भर चुका है। बहुत घिरा घिरा सा मुझे यहाँ पर लग रहा था, लेकिन माँ देखो ना, मैंने फिर भी अपना घर पहचान लिया था। ये भाई बहुत बुरा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज तक भी नहीं सुधरा है। आज भी ऐसा है। माँ, मुझे उससे बदला लेना है। ये लड़का काफी रोता है, बीमार रहता है, लेकिन घर वाले अपने बेटे को संभालते हुए अपने बेटे को एक ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि जब ऊपर वाले ने तुझे हमारी गोद में डाला है, तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें भी याद हैं, तुम्हें इस जन्म की बातें भी याद हैं, और तुम्हें प्रेत योनि के बारे में भी याद है, तो तुम्हें क्या इतना भरोसा नहीं है? जब वो परमात्मा तुम्हें दूसरा जन्म दे सकता है, तो वो परमात्मा क्या तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता? इसके साथ गलत जरूर होगा, इस जन्म में नहीं तो इसके कर्मों का जब हिसाब होगा, इसका जब दूसरा जन्म होगा तो बेटा ये भोगेगा। तो चिंता मत कर। हमारे घर में किस चीज की कमी है? हम हर चीज से संपन्न हैं। हाँ, उनसे पैसा हमारा बराबर नहीं है, लेकिन हमें परमात्मा कभी भूखा तो नहीं सुलाता। हमारे पास इतना पैसा है कि हम रोज खाना खाते हैं, अच्छे से जिंदगी बिताते हैं। तू हमारा एक लौता बेटा है, तेरी जिंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी। आज ये लड़का महाराष्ट्र के राज प्रोडक्शन में लाइट वाइट का काम देखता है और अच्छी खासी इनकी जिंदगी चल रही है। और ये लड़का कहता है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। मेरे भाई ने अगर मेरे साथ गलत किया है तो कभी उसके साथ ऐसा होगा। आपने कभी कभी देखा होगा, कोई इंसान बहुत सीधा रहता है और उसके साथ बहुत गलत हो जाता है। ये उसके पिछले कर्मों का लेखा जोखा होता है जो उसके साथ ऐसा होता है। तो बिल्कुल भी ये भूल मत करना कि भगवान न्याय नहीं करते। कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, कभी ना कभी उसे भुगतना पड़ेगा। जो फरीदाबाद में ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, एक तरीके से हम देखते हैं जिनके बच्चे अपने बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि वो बच्चे गलत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कोई ऐसा कर्म बन रहा है जो कर्म के प्रकोप से उनको घर से निकाला जाता है और उनको वो प्यार नहीं मिलता जो उन लोगों ने इस जन्म में कर्म किए हैं। अब पिछले जन्म के कर्म किसको पता होते हैं? तो शायद ये विधि के विधान हैं जो हमें भुगतने पड़ेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे इतना अच्छा इंसान था, कभी जिंदगी में बुरा किया ही नहीं, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? उसके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन हमें क्या पता उसने पिछले जन्म में क्या किया है? तो ये बहुत बड़ी बात बनती है। यहाँ पर अजय इसको अपनी किस्मत मान लेता है और आज वो एक बहुत बेहतर जिंदगी बिता रहा है। लेकिन अजय जब पिछले जन्म में था तो 16 साल की उम्र में ही उसका जो राक्षस भाई था, बड़ा भाई, उसने उसे अपने हाथों से गर्दन दबाकर मार दिया था। वो कहता है कि माँ, मैं अपने शरीर से निकलकर खुद को ही देखता हूँ। मैं घर भी जाता हूँ, माँ को बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा भाई घर पर आकर ऐसे रोता है कि मानो सच में ही इसको कितना दुख हो। मैं सोचता हूँ इसने ही तो मुझे अपने हाथों से मारा है। माँ, 3 दिन तक मेरे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं।
कोई मेरा शरीर नहीं मिलता है। पहले तो लगता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन उन झाड़ियों में पड़ा पड़ा मैं सड़ जाता हूँ माँ। मैं बार बार अपने शरीर के पास बैठा रोया करता, सोचा करता कि काश ये खड़ा हो जाए, मैं इसके अंदर चला जाऊं। माँ मैं घर जाता, माँ से कहता कि माँ मैं वहां पर पड़ा हुआ हूँ, पिता से कहता, लेकिन किसी के कानों में मेरी बात सुना ही नहीं देती है। माँ मुझे भूख भी लगती थी, उसी जो प्रेत योनि थी उसमें मुझे भूख लगती थी, लेकिन मैं खा नहीं सकता था। मैंने अपने शरीर में कीड़े पड़ते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। जब मेरे घर वालों को 3-4 दिन बाद पता चलता है, पुलिस मुझे वहां पर ढूंढ लेती है, तो पुलिस ये पता नहीं लगा पाती कि मेरे साथ ऐसा किसने और क्यों किया। जब मेरी बॉडी घर आती है तो मुझे बहुत जल्दी मेरा अंतिम संस्कार किया जाता है, और मेरा वही भाई ऐसे फूट फूट कर रोता है कि मानो इसको कितना गम हो। मैं दुनियादारी तो वहीं से समझ चुका था, मुझे पता है क्यों मुझे स्वीकार करेगा, लेकिन ये अपने कर्मों का दंड जरूर भुगतेगा। मुझे विश्वास है यहाँ से इस लड़के को भी सब्र है और ये अपनी जिंदगी आगे बढ़ चुका है। इसने बीती बातों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जब कभी ये किस्सा चलता है तो ये रो पड़ता है। ये रो पड़ता है अपने माँ बाप के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। ये रो पड़ता है कि मेरी जिंदगी क्या थी, क्योंकि एक जीव आत्मा को बहुत दुख होता है जब उसके साथ ऐसा हो जाता है। दोस्तों घटना तो बहुत रोचक है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इसमें अधूरी हैं, क्योंकि इन लोगों ने इनको घर के अंदर आने ही नहीं दिया था। लेकिन ये दावे के साथ कहता है कि मैं उसी घर का वारिस था और मैं 16 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता हूँ। मेरा नाम संदीप है। मेरे माँ बाप, मेरे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कटती थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आज भी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो एक बात तो देखी है, पहले भी अच्छे घर में था और अब भी अच्छे घर में है। जिंदगी में कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये एक सच्ची और नेक आत्मा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये घटना समाप्त हो जाती है, लेकिन आप इससे कितनी जानकारी और कितनी सीख इकट्ठा कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर आधारित है कि आप कितना जान पाए हो, कितना इसके बारे में पहचान पाए हो। जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं मेरे भाई, पुनर्जन्म होता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा अमर है, अजर है, इसे कोई नहीं मार सकता। अब दोस्तों उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। पहला नाम है निशा खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। निशा खान हमेशा कहती हैं कि हम मानते हैं पुनर्जन्म होता है, जबकि एक खान है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर उर्मिला खड़का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर तिवारी जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुकंतला जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिकंदर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्या जो फरीदाबाद से हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुनीता यादव बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर राठी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गीता कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत प्यार देते हो, सम्मान देते हो। रेशमा खान जी भी हमारी वीडियो देखती हैं और हमारी वीडियो पर कमेंट करती हैं, और इन्हें हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद राव यशीन जो कि पाकिस्तान से हैं, उन्हें भी हमारी वीडियो बहुत पसंद है और कहते हैं कि आपको खुदा सदा सलामत रखे। बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी अच्छी प्रार्थना या इतनी अच्छी हमें बेस्ट विशेस देते हो, तो बहुत खुशी होती है। इतना अच्छे से आप लोग हमारा साथ देते हो। अनीता सालवी बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, ये हमारी बहन हरियाणा से हैं, 100 से ऊपर ये हमारे पास कमेंट कर चुकी हैं। तो ललिता यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर दूसरा नाम है दोस्तों पारस जाखड़, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा नाम है जाखड़ फैमिली, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों हमारे एक भाई थे जो तारक चंद पलवल से थे, वो कहीं गायब हैं, तो आपको कहाँ पर हो भाई जी आप, आपके कमेंट आने बंद हो चुके हैं। लेकिन आप जितने भी लोग हमारा सहयोग करते हो या हमें प्यार देते हो, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि अपना परिवार इतना साथ देता है, तो फिर मुझे कौन हरा सकता है। मेरी ललिता बहन जी हैं जो, वो बहुत प्यार देती हैं मुझे। यहाँ पर बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, सुकंतला बहन बहुत प्यार देती हैं। यहाँ पर एक और हमारी जो हमें माता जी बेटा कहकर संबोधित करती हैं, सभी हमें बहुत आदर से और बहुत प्यार से बुलाते हैं। आपका प्यार ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल में सुकून मिलता है कि मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, कोई मुझे बेटी कहकर संबोधित करता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे भाई जब मुझे मेरे जो
आदरणीय भाई हैं, बड़े हैं, मुझसे काफी उम्र में बड़े हैं, वो मुझे बेटा कहकर संबोधित करते हैं। सच में ही कहती हूँ कि दिल खुश हो जाता है मेरा। मुझे बहुत सुकून मिलता है कि इतने प्यार करने वाले अपने हैं। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।